देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बजने के साथ ही समय हो चुका है हमारे सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। और आज इंडिया के सवाल में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में चुनाव, बीजेपी जीत तो गई लेकिन सीएम फेस पर अब भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की। जी हां, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे। 8 फरवरी को रिजल्ट का ऐलान हो गया था और रिकॉर्ड 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने दिल्ली में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 8 फरवरी से एक दिन बीतते हुए 18 फरवरी आज तारीख है, लेकिन अभी तक सीएम पद पर फैसला नहीं हो पाया है। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी गति से चल रही है। हजारों मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है। लाखों लोगों के शपथ ग्रहण में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी वीवीआईपी, संत, ज्ञानी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो, सभी का आना तय हो चुका है। लेकिन ये सब किसके शपथ ग्रहण में आने वाले हैं, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। अगले 1 घंटे में हम अपने मेहमानों के खास पैनल के साथ इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर किसके नाम पर मोहर बीजेपी मुख्यमंत्री का लगा सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडिया के सवाल का। उससे पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है और मेहमानों की लिस्ट भी तैयार है। रामलीला मैदान सजकर तैयार हो चुका है और शपथ ग्रहण का समय तय हो गया है, लेकिन शपथ कौन लेगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता शपथ ग्रहण पर बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर शपथ लेगा कौन, किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज। अब जब बीजेपी नहीं बोल रही है तो विपक्ष बोल रहा है। देखिए, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, दिल्ली में बीजेपी को मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत और दिल्ली में ही मौजूद है संगठन के बड़े नेता। बावजूद इसके बरकरार है सबसे बड़ा सस्पेंस। आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? यही वजह है कि सूबे की सत्ता से बेदखल हुई आम आदमी पार्टी भी बोल रही है और जमकर बोल रही है। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है। अभी अभी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई आम आदमी पार्टी कह रही है सरकार तो बनेगी लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री टिकाऊ नहीं होगा। बहुत सारे विधायकों को सीएम बनाने का मौका मिलेगा, जिसके जवाब में बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण शानदार होगा। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आएंगे,
बॉलीवुड के सितारे जमीन पर उतरेंगे, आम आदमी भी होगा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे झुग्गी झोपड़ी के लोग भी होंगे। पूरा आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है। बीजेपी नेता शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन शपथ लेगा ये नहीं बता पा रहे हैं। सीएम पर जारी सस्पेंस कल खत्म होने के पूरे आसार हैं। उससे पहले विपक्ष को भरपूर मौका मिल रहा है सवाल पूछने का। तो 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के परिणाम आ गए और आज लगभग 10 दिन पूरे हो गए हैं और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पाई। इसमें मुझे बस एक चीज लगती है कि नेता का जो सबसे बड़ा गुण होता है, जिससे राष्ट्र और समाज का विकास होता है, वो होता है उसका विजनरी होना। 48 में से एक आदमी इनको नहीं मिल रहा है जिसके पास केजरीवाल जी जैसा विजन हो कि नहीं, हम इस विजन को और आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को आगे ले चलेंगे। बड़ी मेहरबानी है। 20 फरवरी तक तो असेंबली की डेट ही थी। वो तो वैधानिक मजबूरी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा आपको। लेकिन कमाल है, कर्मठ कार्यकर्ता अपने बीच ढूंढ रहे थे। जो कहा गया था काउंटिंग के दिन कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा एज ए सीएम, इतनी मुश्किल हो रही है कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढने में। या कर्मठ है नहीं, या कर्मठ कठपुतली ढूंढ रहे हैं। जो भी करिए, आपको मैंडेट मिला है, सरकार बनाइए, लेकिन सरोकार वाली सरकार बनाइए। सीएम पर जारी सस्पेंस को लेकर विपक्ष के तमाम हमलों का पार्टी के पास सिर्फ एक जवाब है। जो भी सीएम होगा शानदार होगा, जानदार होगा और दिल्ली की तस्वीर वही बदलेगा। नई सरकार मिल रही है, दिल्ली के काम रफ्तार से होंगे। दिल्ली के जो पिछले 12 साल से दिल्ली तरस थी, गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से, टूटी सड़कों से, बदहाली से, करप्शन से, बहानेबाजी से, उन सब से निजात मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कल बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा। संभवतः इसकी पूरी गारंटी है और बिना लाग लपेट के इस बात की पूरी गारंटी है कि शपथ ग्रहण से पहले सबको पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चले तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहम्मद आसिफ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ निपुण जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और स्वागत करने के साथ ही सबसे पहले तो अनंत जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, 48 घंटे का समय महज बचा हुआ है। कल विधायक दल की बैठक होनी है, परसों मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा सबके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब डिसाइडेड है ही, तो आखिर लोगों के बीच इतना सस्पेंस बीजेपी ने क्यों क्रिएट कर दिया है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए पूजा जी, अब लगता है कि 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बड़ी पार्टी है और हर पार्टी का अपने संगठन का तौर तरीका होता है और अपने तौर तरीके के तहत ही पार्टी अपने विधायक दल की बैठक बुलाती है। उस विधायक दल की बैठक में विधायक ये तय करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। तो हमारा कल विधायक दल की बैठक है, उसमें तय होगा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। लेकिन पूजा जी, ये सवाल कौन उठा रहा है, ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? ये सवाल वो उठा रहे हैं, ये अतिशी मार्लिना जैसी व्यक्ति, अवध ओझा जैसा व्यक्ति, मनोज झा जैसा व्यक्ति, ये क्यों सवाल उठा रहे? ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता ने लगभग 53% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट दिया था और हमें जिन्होंने वोट नहीं दिया था हम उसके भी आभारी हैं और जिन्होंने दिया था उनके भी आभारी हैं। तो ये दिल्ली की जनता का अपमान है जिस तरीके से ये प्रश्न उठा रहे हैं। और क्यों प्रश्न उठा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं अतिशी मार्लिना जी से। अतिशी जी, आप ये बताइए कि ये अरविंद केजरीवाल जी 5 महीना जब जेल में थे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन था? अरे ये तो पूरा देश जान चुका है अतिशी जी कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर
जिस तरीके से आप अनर्गल बयान कर रही हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो ये तो संविधान का भी अपमान कर रही है। आप विगत कुछ महीनों से मुख्यमंत्री हैं, ये पूरा देश जान रहा है कि आप सिर्फ स्टंप के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का काम कौन कर रहा था? ये अरविंद केजरीवाल कर रहा था। तो आप लोगों के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है। अवध ओझा जी कह रहे थे, अवध ओझा जी आप कल तक तो चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते रहे, अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि आप जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको कौन अधिकार दे दिया इस तरीके के प्रश्न पूछने का? या दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है, ये आपदा वालों से पूछना चाहती है कि आप इस तरह के प्रश्न पूछकर क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? कल विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक में तय होगा, और हम प्रारंभ से कहते रहे हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, और निश्चित तौर पे कल ये तय हो जाएगा, परसों ओथ होगा, और दिल्ली की जनता तो जिस तरीके से हमने जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए काम भी प्रारंभ हो गया है। देखिए जिस तरीके से यमुना सफाई को लेकर एलजी साहब ने आदेश किया, यमुना सफाई शुरू हो गई, तो आपदा वालों को इसका भी दुख होने लग गया। यानी सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति के तहत ही चलेगी, चाहे विपक्ष लाख मुद्दे उठा ले और लाख तरह की बातें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोहम्मद आसिफ जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद को रिप्रेजेंट करती है, आम आदमी पार्टी भी खुद को एक मजबूत विपक्ष इस बार साबित करने में लगी हुई है। देखिए बीजेपी तो अपनी रणनीति के तहत ही चलेगी, अब ऐसे में जनता के बीच मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, ये कहकर आखिर भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, 10 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री का चेहरा लाने के लिए। दिल्ली की जनता ने इन्हें 46% वोट दिया, 54% लोगों ने फिर भी इनको नकार दिया, वो बता रहे हैं 52-53%। ये इनकी खासियत है कि हमेशा झूठी बोलते हैं, कहीं भी बैठ जाए चाहिए। रही दूसरी बात, पर्दे के पीछे के ऐसा तो नहीं हो रहा, जिन लोगों के नाम जस्टिस मुरलीधर ने कहा था इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, आज वो लोग विधायक बन के आ गए। कहीं ऐसा पर्दे के आड़ में कुछ ऐसे लोग हों जो आज एमएलए नहीं बने, उनका भी नाम सामने हो सकता है, उसके पीछे पर्दा भारतीय जनता पार्टी ने डाल रखा हो, परसों को अचानक नाम आए, ये है। तो उम्मीद तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों का नाम आएगा जो विवादों से घिरे हुए हो, जिनकी राजनीति विवादों के ऊपर रही हो, यही उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि पर्दा सिर्फ जब ही डाला जाता है जब अपनी किसी चीज को छुपाया जाता है। मेरे भाई, मैं आपको सुन रहा था, मैंने एक अल्फाज आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको आराम से सुन रहा हूं, आप सुन लीजिए। पर्दा जब डाला जाता है जब कोई चीज छुपाई जाती है। 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी पर्दा डाल रही है, काले पर्दे के पीछे क्या कर रही है कह नहीं सकते, एक 48 घंटे के अंदर सामने आ जाएगा। काले पर्दे के पीछे जो चाहे हो, दिल्ली की जनता ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है ना। ठीक है, हुद्दा जरीवाला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। हुद्दा जी, आपके पास आना चाहूंगी स्वागत करने के साथ ही। देखिए आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हार तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हुई है, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ ये कहा जा रहा है कि बेशर्मी की सारी हदें पार आम आदमी पार्टी ने कर दिया। अरे आप हार गए, इस बात को स्वीकार कीजिए, और हमारे पास चाहे चेहरा हो या ना हो, या हमें मालूम है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन विपक्ष बेवजह समाज में लोगों के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे। भाई आम आदमी पार्टी घबरा गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए आम आदमी पार्टी बेशक ये चुनाव हार गई हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पे आज भी आम आदमी पार्टी बैठी हुई है दिल्ली विधानसभा में। अगर हमने चुनाव के टाइम से ये सवाल पे पूछा था कि बीजेपी का दूल्हा कौन, बीजेपी का चेहरा कौन, आज 10 दिन पूरे हो गए हैं, तब भी एक सीएम से सामने नहीं ला सके, तब भी इतने सारे विधायकों में भाजपा को एक चेहरा नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब हुआ कि उनकी खुद की रणनीति साफ नहीं है कि आगे दिल्ली को लेके कैसे चलाना है। आपको याद हो कि महाराष्ट्र के टाइम पे उन्होंने तकरीबन 1 महीना लगाया था सीएम का फेस चुनने में, मध्य प्रदेश के टाइम पे तकरीबन 9 दिन लगाए थे, छत्तीसगढ़ के टाइम पे इतने दिन लगाए थे। तमाम जो अभी के चुनावों की हमने प्रतिक्रिया देखी है, एक सीएम फेस चुनने में उनको इतनी दिक्कत हो रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको अपने ही चुने हुए विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है। एक बात चल रही है कि पूर्वांचली फेस होगा क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है। दूसरी बात ये चल रही है कि शायद डिप्टी सीएम का फेस एक पंजाबी सरदार होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब इलेक्शन का भी 2027 की अभी तक रणनीति बनाई जा रही है। तो ऑब्वियसली जो भी बीजेपी का कार्यक्रम है इस चीज को लेके, उनकी जो भी सोच विचार है, जनता इससे क्यों सफर करे। 8-10 दिन जो वर्किंग एक विधानसभा की वर्किंग के होते हैं, उसमें जनता सफर कर रही है। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आपके पास एक सीएम फेस नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर यूएस का दौरा कर रहे हैं, इसमें दिल्ली की जनता क्यों सफर कर रही है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ मोदी जी पे है। मतलब मोदी जी सेंटर में तो हर चीज पे इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन विधानसभा लेवल पे भी पूरा का पूरा इंटरफेरेंस उन्हीं का है। या तो ये माना जाए उनको अपने जो भाजपा की दिल्ली की प्रदेश कमेटी है उस पर कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा कि एलजी जाके अभी यमुना की सफाई करा रहे हैं, पूरा का पूरा क्रेडिट एलजी ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने टाइम पे आऊंगी आनंद जी आपके पास करती रही, लेकिन यमुना की कोई सफाई नहीं हुई थी। यमुना की सफाई शुरुआत ही नहीं हुई थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी हार जाती है दिल्ली से, फौरन सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, दिल्ली के काम बकायदे से एलडी द्वारा देते जा रहे हैं। बोलिए आनंद जी। हुदा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमुना माई की सफाई की बात कर रही थी, तो देश की जनता भी यह जानना चाहती है, तो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से देश की जनता को भी और आपको भी बताना चाहता हूँ कि पूजा जी 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने एक ऑर्डर किया। एनजीटी ने एलजी साहब को उसका चेयरमैन बनाया यमुना की सफाई का, और उसके बाद 23 जनवरी 2023 को वर्तमान की आप सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, उस पर स्टे ले आती है, और इसलिए स्टे ले आती है क्योंकि यमुना सफाई का अध्यक्ष जो बनाया गया था, एलजी साहब को बनाया गया था। एलजी ने काम करवाने के लिए भी शुरू कर दिया, लेकिन इनको लगा क्योंकि एलजी है और एलजी क्रेडिट न ले जाए, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट न ले जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सफाई को रुकवा दिया था। और आज एलजी साहब के हाथ में कमान है, तो निश्चित तौर पे एलजी साहब ने यह साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते थे कि जमुना मैया की सफाई हो, और उन्होंने सफाई का काम शुरू करा दिया है। ये अरविंद केजरीवाल जी का झूठ और भय और जनता को धोखा देने का जो चरित्र था, वो लोगों के सामने आ गया है। ये दिल्ली की जनता भी देख रही है। विगत 3 दिनों से जिस तरीके से यमुना माई की सफाई हो रही है, दिल्ली की जनता को ये लग रहा है कि हमने जिसको वोट देके सरकार बनाने का काम किया, निश्चित तौर पे हमारे वादों को पूरा करेगी। चलिए ठीक है, निपुण जी के पास जाना चाहूंगी। 2 सेकंड सिर्फ। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात मान दी, एलजी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एलजी, ये इन्होंने मान लिया। यही सपा विपक्ष का आरोप है कि एलजी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। इन्होंने कहा अगर एलजी काम करते तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होता। यही देश का दुर्भाग्य, यही सिलवाड़ कर रहे हैं संविधान के साथ में। ठीक है, ठीक है आसिफ जी। निपुण जी, आपके पास आना चाहूंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपसे समझना चाहूंगी क्या वाकई दिल्ली में बीजेपी के लिए एक चेहरा सीएम फेस चुन पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, या फिर उनके पास अभी सीएम फेस नहीं है, या फिर ये जो सस्पेंस अब तक बीजेपी ने बरकरार रखा है, इसके पीछे की रणनीति बीजेपी की बहुत ही ज्यादा मजबूत है? समझना चाहूंगी आखिर कारण क्या है, इतना समय क्यों लग रहा है सीएम चेहरा सामने लाने में? देखिए पूजा जी, इस प्रश्न का उत्तर ना 2 तरीके से हमको देखना होगा जी। एक तो संवैधानिक चश्मे से देखना होगा कि संविधान क्या कहता है, और दूसरा आपका कि राजनीति इसके पीछे क्या है। पहले तो मैं संवैधानिक चश्मे से बात करूं। देखिए संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि इतने दिन के अंदर आपको क्या कर लेना है, चुन लेना है, सीएम बना देना है। इस तरह का प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन ये है कि जब चुनाव हो जाए, चुनाव होने के बाद जो पार्टी बहुमत हासिल करे, वो उसका विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल की बैठक में अपना नेता चयन करे, और नेता जाके सरकार को क्या, यानी कि जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको जाके सरकार बनाने का दावा पेश करे। उसका फिर शपथ ग्रहण समारोह होता है। जैसे कि पॉसिबिलिटीज लग रही है कि कल विधायक दल की बैठक होगी और कल ही हाथों हाथ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाकर परसों सरकार बनाने का अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो संवैधानिक रूप से तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब राजनीतिक बात की जाए, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली ये रही है कि बीजेपी को आप मानेंगे पूजा जी की एक थोड़ा डिसिप्लिन वाली पार्टी है। अंदर खाने कितना भी कुछ भी चलता रहे, लेकिन बाहर सड़कों पर आने नहीं देती। अभी तक तो बीजेपी का रिकॉर्ड यही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि इतने सालों के बाद बीजेपी सत्ता में आई है। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया है, चाहे वो वीरेंद्र गुप्ता जी का नाम हो, सचदेवा जी का नाम हो, प्रवेश वर्मा का नाम, तो जितने भी नाम आप देखेंगे उन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया है सत्ता में।
ठीक है निपुण जी, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। निपुण जी, एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। दो तरीके से आप समझा रहे थे, एक तो संवैधानिक तौर पर ये नहीं है कि कोई समय सीमा है या फिर कोई भी पार्टी बाध्य है समय के आधार पर सीएम चुनने का, दूसरा तरीका वो जरा आप डिटेल में समझाइए। तो मैं जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा था कि पॉलिटिक्स में क्या है कि बीजेपी की कार्यशैली रही है कि वो हमेशा क्या करती है कि अनुशासन डिसिप्लिन को लेकर चलती है। तो बीजेपी यहाँ भी वही कार्य कर रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब इतनी बड़ी विजय हुई हो, इतने सालों के बाद हुई हो, तो हर नेता की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और हर पार्टी के अंदर होती है। ये नहीं कि केवल आपका बीजेपी के अंदर है, आम आदमी पार्टी के अंदर भी है कि भाई आतिशी जी बनेंगी सीएम, या आपका केजरीवाल जी सीएम बनेंगे, या कोई और बनेगा, चाहे स्वाति मालीवाल जी हो, तमाम तरह की, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी के अंदर होती है। बात है कि घर की बात घर में दबाई जाए तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, मैं मानता हूँ समय लगता है और वो समय लगने की एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन रही बात की एक्टिव होने की, काम करने की, और देखिए होता क्या है कि जब भी इस प्रकार का चेहरा चुना जाता है तो चेहरा एक ऐसा चुना जाता है जो 5 साल का कार्यकाल हमको देखने को मिले। और बीजेपी की जो कार्यशैली रही, चाहे हम लोग मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं या राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ऐसा चेहरा हमारे सामने आएगा जो हम कहीं सोच नहीं पा रहे होंगे। और मैंने देखा है कि जो चेहरा हम देखते हैं कि बहुत चर्चा में होता है लगातार, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो चेहरा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है मेन जो हम देखते हैं लिस्ट में देखते हैं। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बात होगी सीएम के चेहरे को लेकर कि किस चेहरे को लाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी विजय बीजेपी की है। और लगातार देखिए विपक्ष भी क्या है, कमजोर स्थिति में नहीं है। हालांकि वो विपक्ष कितना मजबूत बना रहेगा, पार्टी कितनी बनी रहेगी, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। लेकिन आज हम देखें तो पहले जैसा विपक्ष नहीं है कि कहाँ 3 सीट 7 सीट थी बीजेपी विपक्ष के पास में। इस बार विपक्ष और अच्छी खासी सीट है, तो विपक्ष के सामने फाइट करने के लिए मजबूत किरदार जो सीएम का निभाएगा, उसके लिए मुझे लगता है कि जद्दोजहद हो रही है। और मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब हमारा उदाहरण देख रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रह के दिल्ली को चला सकता है, तो अगर 10-11 दिन लेट भी हो जाए दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने में, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल्ली वाले इस बात स्वीकार कर। बिल्कुल, देखिए, और हमारे साथ आप प्रवक्ता जी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करना चाहूंगी, कुछ कहना चाहती है, बोलिए हुदा जी। देखिए, अगर दिल्ली का जो सीएम है और इनके पास अगर ये वाला मेरी आवाज रिपीट आ रही है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं? जी जी, दिल्ली में अगर सीएम इनको फेस नहीं मिल रहा है और अगर इनका ये कहना है कि दिल्ली के जितने बड़े मिनिस्टर्स थे, सांसद वगैरह, खुद अरविंद जी को जेल में रखे आपने सरकार बाहर से चलाई है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो एक विच हंट था, किस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए एक फर्जी केस में, लिकर स्कैम में, जो कि आज तक प्रूव भी नहीं हुआ है, जिसकी आज तक ना कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि हमारे कोर्ट्स भी कहते हैं इनोसेंट अंटिल गिल्टी, तो उसमें तो पूरा का पूरा दिल्ली का जो शासन है उसके बाद भी जेल में हमारे मुख्यमंत्री को रखा, उप मुख्यमंत्री को रखा, तमाम लोगों को रखा, लेकिन 2 नए मंत्री नियुक्त हुए, आतिशी जी, सौरभ जी, और दिल्ली वालों का जनता का कोई काम नहीं रुका। जहां तक भाजपा का सवाल है, उनके पास ना तो कोई रणनीति है दिल्ली को चलाने की, ना उनके पास सीएम फेस है। अच्छा हुदा जी, आपको नहीं लगता कि अगर आम आदमी पार्टी में इतनी खूबियां थी ही, और अरविंद केजरीवाल, आप खुद सोचिए, आप जैसा कि बता भी रही हैं कि काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे दिल्ली की जनता के प्रति, और उन्होंने जेल में रहकर भी दिल्ली की पब्लिक के लिए काम किया, तो दिल्ली की जनता की आंख में इतना तो पानी होता कि वो आम आदमी पार्टी को कम से कम हार का मुंह तो ना दिखाए। और खासकर अरविंद केजरीवाल तक हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, अवध ओझा हार गए, बड़े बड़े चेहरे तो आम आदमी पार्टी के हार ही गए। फिर आखिर क्या काम किया? अगर काम किया होता तो जनता नकारती क्यों? हमने देखा किन परिस्थितियों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, सारी की सारी ऐसा लगता था कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी मेरी भाजपा को जिताने में लगी हुई है। एलटी उनका, सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट उसके, किस तरीके से बकायदा से, लेकिन जनता की उंगली तो बीजेपी नहीं दबा रही थी ना।
लेकिन इसके प्रूफ हमने बकायदे से इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन उनके साथ पूरी की पूरी जो कॉम्पिटिटिव मशीनरी है, ऐसा लगेगा कि भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद 22 विधायक आम आदमी पार्टी से आज भी आते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी महज 10 साल से अंदर नेशनल पार्टी बना के तो अन्य राज्यों में उनके विधायक है, अन्य जगहों पे दिल्ली में, दिल्ली के अलावा पूरा पंजाब 92 विधायक हमारे पास है, डोडा में एक विधायक, गोवा में हमारी खुदा जी देखिए, हकीकत तो यही है कि 10 साल काम करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है, झाड़ू का सफाया जनता ने कर दिया। ठीक है, आनंद जी के पास आना चाहूंगी। आनंद जी, पूजा जी देखिए, पूजा जी आज भी अपने पार्टी की संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ा रही है। और आपदा की संस्कृति और संस्कार ये रहा है कि देश की जनता को झूठ बोलना, दिल्ली की जनता को झूठ बोलना और झूठे आश्वासन देकर सरकार का नेतृत्व करना। जिस तरीके से पूजा जी कह रही है, पूजा जी आप कह रही है तो मैं चुपचाप हमारी बात सुन लीजिए। खुदा जी ठीक है सुन लीजिए आनंद जी की हुदा जी, अगर आपका ज्ञान पूरा हो गया तो मेरा ज्ञान सुन लीजिए। हाँ बोलिए। पूजा जी ये है कि हुदा जी कह रही हैं कि आज इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है। इससे पहले दिल्ली पुलिस पे इन्हें विश्वास नहीं था, इन्हें एलजी पे विश्वास नहीं था, इनको चीफ इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं था, इनको तमाम सरकार के संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है उन पे इनको विश्वास नहीं। आज इन्होंने ये भी कहा कि इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है। 5 महीना तक अरविंद केजरीवाल जी लगभग जेल में रहते हैं और इनको ये लग रहा है कि ये झूठे केस में जाते हैं। हुदा जी आपको ये पता नहीं जानकारी है कि नहीं, उस पे चार्जशीट हो गया है। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें एक बार। एलजी से मिलने निकले हैं बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े रवाना हो चुके हैं मुलाकात करने के लिए। तरुण चुग भी एलजी से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जी हां, सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा एलजी के सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग एलजी से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो गए हैं। मुलाकात होगी, कल विधायक दल की बैठक होनी है 19 तारीख, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल चेहरा तय हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हमारे गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी पूजा जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह हुदा जी कह रही हैं, हुदा जी आपको न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं। आप एक तरीके से आपके बयान से न्यायालय का अपमान है। कम से कम न्यायालय की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर तो मत बोलिए। आप तो जनता को झूठ बोलती रही आपकी सरकार और आपके नेता, लेकिन अब तो आपको न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आपके मुखिया और आपके तमाम नेता जो है ना, वो देश की आजादी में जेल नहीं गए थे, वो भ्रष्टाचार और दलाली में जेल गए थे। और दिल्ली की जनता ने इसीलिए आपको सबक सिखाया। और आप ये कह रही है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने हमें चुनाव में आशीर्वाद दिया है और हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, आपको क्या दिल्ली की जनता पे भी विश्वास नहीं है? दिल्ली की जनता ने हमें मतदान देकर, हमें वोट से हमें चुनाव में जीता है। आपके कहने से नहीं, आपको नकारा इसलिए है क्योंकि आप झूठे आश्वासन और दिल्ली के जनता को ठगते रहे और भ्रष्टाचार की यमुना में लगातार गोता लगाते रही और यमुना मैया को गंदा करती रही। इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको यह सबक सिखाया है। आप दिल्ली की जनता को आपको चिंता अपनी करनी चाहिए कि आपका ओपोजिशन का लीडर कौन होगा। जो 3 बार से जीत कर जो आए हैं, वैसे वरिष्ठ नेताओं को देखिए। आपको चिंता अपनी करनी चाहिए और आप लोगों को अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार बनने के बाद, सरकार गठन के बाद जितने भी आपके सरकार और आपदा के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, उन तमाम भ्रष्टाचारों की एक एक परत खुलेगी और आपके जो भी भ्रष्टाचारी लोग होंगे वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए वो एनर्जी बचा के रखिए। वो एनर्जी न्यायालय और पुलिस में पूछताछ में आपको बताने के लिए काम आएगा। आप एनर्जी इस पे वेस्ट मत करिए। ये हमारे पार्टी का संविधान, हम पार्टी के संविधान से चलते हैं और ये तय हम करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री और नेता कौन होगा। ये आपके कहने से नहीं होगा। आप अपनी चिंता करिए कि हमारे दिल्ली का ऑपोजिशन का लीडर कौन होगा। ठीक है, आसिफ जी आपके पास आना चाहूंगी। आसिफ जी, बुरा नहीं लगता अगर कांग्रेस की बात हम करें तो सालों साल
सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन आखिर वनवास खत्म हुआ किसका? बीजेपी का। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो खाता तक नहीं खोल पाई कांग्रेस पार्टी। आप सोचे, एक समय था आप सत्ता में देश भर में जनता के लिए काम करते थे, और आज के समय में जनता के दिल में रत्ती भर भी जगह आपके लिए नहीं है। देखिए, आप ये ना कहिए दिल्ली की जनता या देश की जनता में के बीच में हमारे लिए जगह नहीं है। हम दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता, हम जनता से प्यार करते हैं। दिल्ली की जनता हमारे दिलों में बसी हुई है। अगर वोट दिल्ली की जनता ने जितना दिया उसका हम आदर करते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी, उसको भी जनता ने स्वीकारा और जनता ने मत दिया, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की लिस्ट खुलेगी, एक एक जेल जाएंगे, फिर वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, हमने ऐसी कोई बात की नहीं थी। ये ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कुछ जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, इसलिए भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात ऐसे करें जैसे देश के प्रधानमंत्री नाम लेकर कहा करते थे। आज वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, न जाने कौन सी वॉशिंग मशीन में दिल गए। तो मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें तो बेहतर है। उनके मुंह से शोभा नहीं देता, ना देश के प्रधानमंत्री के मुंह से बात शोभा देती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था अजीत पवार के बारे में पूरे देश ने देखा। सत्ता बनी, सत्ता उन्होंने बनाई, उसी को साथ लेकर सत्ता में गए महाराष्ट्र के अंदर, उन्हीं के साथ मिलकर 1000 करोड़ की भ्रष्टाचार की बात करने वाले ईडी ने उन्हें रिलीज कहा। यही वो भारतीय जनता पार्टी है। अपने आईना देख कर चले, गठबंधन में है, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, और तमाम दल का मुखिया कौन है? कांग्रेस। आपका कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये भी बेल पर है। बेल किस पर है? भ्रष्टाचार के आरोप पे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की बात आपके जुबान से अच्छी नहीं लगती आसिफ जी। भ्रष्टाचार की बात आप मत बोलिए। भ्रष्टाचार अगर इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर किसी ने सिखाया आजादी के बाद, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। मैं नाम नहीं ले सकता। आपने आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती, किस तरीके से आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती आसिफ जी। आप भ्रष्टाचार की बात मत करिए। इनका नाम ले रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ क्यों? ये वही नाम है जिनका भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, राजा सिंह जी ने, सबने नाम लिया भ्रष्टाचारी। आज तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की कमल की की तरफ डला हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी जान नहीं रही थी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, ये भ्रष्टाचार कैसे जान गए? वो माला आपके गठबंधन में जाने के बाद आपके साथ थोड़ी देर के लिए माहौल को ठंडा करते हैं। ठीक है, ठीक है आसिफ जी। नहीं, निपुर जी की बात खत्म कर रहा हूं। निपुर जी, ये तो आजकल क्या हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात आती है ना तो दबा दी जाती है। अभी अनिल विज जी का बहुत उछल रहा था, हल्की चर्चा हुई, खत्म हो गई। जब लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी, मौर्य जी मीटिंगों में शामिल नहीं हुए थे, डिप्टी सीएम है, थोड़ी चर्चा हुई, खत्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चर्चा को किस तरीके से मैनेज करती है ये आप जानते हैं, कौन सा उसका तरीका, उसे चर्चा होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से मुठा हुआ है सबको मालूम है, एक दूसरे को सुहाता नहीं है, लेकिन बीच में नहीं आती। अब जो नाम आएगा लिस्ट से, शायद प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी नाम तय करें, नहीं तो जो आरएसएस कार्यालय दिल्ली बना ना, कई सौ करोड़ का, जो संगठन नहीं है, नाम न लेना न देना, कहां से उसके पास इतना कई सौ करोड़ रुपए आया, वहां से एक चिट्ठी आएगी, ये मुख्यमंत्री है, ये तय होगा निपुण जी, कुछ और तय नहीं होगा। विवादित बयान आपने दे दिया है। कौन सा? कौन सा? यही मैं बता रही हूँ कि अगर मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नहीं चुन पाते हैं तो संघ की ओर से सीएम का चेहरा चुना जाएगा। ऐसा पहले कई बार, पहली बार नहीं, विवादित नहीं, ऐसा कई बार हुआ। संघ का इनसे कहिए ना, ये आरएसएस की परिभाषा जो है अपने आकाओं से पूछकर है डिबेट में, इनको सब पता चल जाएगा। जनता पार्टी का दामन से दामन मिला के निपुण जी आपके पास आना चाहूंगी, कितनी सच्चाई इस बात में, कितनी सच्चाई? क्योंकि बहुत देर से आसिफ जी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि चेहरा आप देखेंगे, जैसा हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा कि एक डमी लाकर खड़ा कर दिया गया और पीछे से फैसले जो है वो बड़े बड़े हाईकमान के नेता लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक डमी है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होगा, एक डमी जनता के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फैसले लेंगे मोदी, आरएसएस, संघ और अमित शाह। क्या कहेंगे निपुण जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए एक बार प्लीज। हम चाहे कांग्रेस की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, लेकिन दोनों में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। मैं आसिफ भाई को भी कहूंगा, मैं समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर हम आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस क्या है? क्या एक व्यक्ति विशेष मोहन भागवत जी है? आरएसएस पूरी एक संस्था है। और हम बीजेपी की बात करते हैं तो आपका चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, 3-4 लोग हो गए। उधर आरएसएस में 3-4-5 आला कमान होंगे। और मैं एक बात हमेशा पढ़ाता हूँ, बोलता भी हूँ, पढ़ाता हूँ, करता हूँ, काम करता हूँ कि अगर 15-20 लोगों के विचार से कोई नाम आएगा, वो नाम ज्यादा बेहतर है ना कि एक परिवार के तय करने से कोई आएगा। कांग्रेस में तो ये कार्यशैली रही है, जो एक परिवार तय करेगा, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जो तय करेंगे वो फाइनल हो जाएगा। कांग्रेस में विधायक दल की मीटिंग होती है, मेरे भाई गलत मत कहिए, विधायक दल की बैठक थी वो नेता तय करते हैं। यहाँ तो 17 तारीख की विधायक दल की मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई क्योंकि पर्ची नहीं आई थी। संविधान की प्रक्रिया वही है जो आशिफ भाई कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, उसमें नाम तय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और रही बात, हम बात करें कि आपका आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने तो वो मिरेकल दिखाया कि हम लोग अब किताबों में पढ़ाने लगे हैं। मैं तो सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने लगा हूँ कि पहला सीएम भारत का कौन है जो जेल में रहते हुए देश की सरकार, एक राज्य की सरकार चलाया। तो बच्चों ने एकदम टिक लगाया, अरविंद केजरीवाल। ऐसा कौन सा सीएम है जिसने खड़ाऊ रखी राजा भरत के बाद में संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं करा? तो हर पार्टी में कोई देखने को मिलेगा। इसमें मुझे लगता नहीं आपत्ति किस बात की है। आपत्ति देखिए, जनता इस बात को नहीं कोई मायने करती है। जनता ये देखती है कि हमारा काम बेहतर तरीके से। हुदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद अनम्यूट कीजिए एक बार अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो। हुदा जी जी अब आ रही है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए। मेरा ख्याल से मेरे भाई ये बात भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान ये बात कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर सीएम साहब को, अरविंद जी को जेल डाला, आज तक उनके ऊपर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 2 साल से डॉक्टर सत्येंद्र जैन जेल में थे, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आपकी पूरी ईडी, सीबीआई भाजपा के कहने पे एक पैरट, एक बंद तोता सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। तो ये बात भी तारीख में पढ़ाई जाएगी, स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री आया था जिसके इशारे पे सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता था। हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा हुआ। लेकिन बात का भी अपनी कोई रणनीति नहीं है। 27 साल के बाद दिल्ली में आए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुख्यमंत्री का उनका फेस क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को है जो सिर्फ झूठ के बिना से चलती है, जो लोगों के साथ छल कपट कर सकती है, उसके पास ना दिल्ली को चलाने की कोई रणनीति है। हमने देखा कि लाइट किस तरह से अभी जा रही थी, तो उसमें आप इल्जाम भारतीय जनता पार्टी इल्जाम आम आदमी पार्टी को डालती है, लेकिन जब जनता ने सफाई करने जाती है तब पूरा का पूरा क्रेडिट। हुदा जी जवाब ले लीजिए प्लीज। इस तरह की दोगलापन की राजनीति है। केजरीवाल जी बस एक लाइन बोलो, ज्यादा नहीं। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक बस एक लाइन बोलूंगा, भारत एक लाइन से ऊपर नहीं बोलूंगा, पक्का एक लाइन से ऊपर नहीं बोलूंगा। बस एक लाइन सुन लीजिए आप मेरी, एक लाइन सुन लीजिए। केजरीवाल जी एक लाइन सुनिएगा, बस एक लाइन बोलूंगा, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, एक लाइन, ये चुनाव हार के आई है। एक बार सुन लीजिए हुदा जी, एक बार सुन लीजिए, बस एक लाइन बोलने के लिए निपुण जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। एक लाइन बोलूंगा, पक्का उससे आगे नहीं बोलूंगा, मेरा वादा में नहीं बोलूंगा। मैं केजरीवाल जी ये कह रहा हूँ, देश की अदालत, जनता की अदालत पड़ी है या संजीव खन्ना जी की अदालत पड़ी है या सीबीआई की अदालत पड़ी है? कोई अदालत पड़ी नहीं, जनता की अदालत पड़ी है। और उस जनता की अदालत में आपने तो कहा था कि अगर केजरीवाल जी निर्दोष हैं तो हम दोबारा सीएम बनाएंगे। जनता ने नकार दिया, स्वीकार कर लीजिए। और यही तो थे, आपको याद होगा जब वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से, शर्तों के साथ भी तो पहुंच दी थी। आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही खत्म हो गया है। मैंने अपनी बात कर दी, मैंने अपनी बात कर दी। आप मान जाइए कि 15 साल से आप लोग ठीक है, आप मान जाइए कि 10 साल से आप नहीं कर पा रहे थे, उससे पहले 15 साल। अच्छा हुदा जी देखिए, जो हुआ या जो किया आम आदमी पार्टी ने वो सब छोड़िए। अब मुझे ये बताइए, सीएम चेहरा 20 तारीख को सामने आ जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जब हार हुई तो मैंने एक लाइन सुनी थी आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो कहते हैं कि अब हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल होगी, इस इंजन को हम रोक के दिखाएंगे। जनता के सामने जो छल बीजेपी ने किया है उसे हटा के रहेंगे। अब इसको लेकर क्या कोई प्लानिंग है भी या सिर्फ बोलने की बातें थी? आम आदमी पार्टी पहली दफा दिल्ली में एक विपक्ष के तौर पे बैठी है। 22 विधायक आज भी हमारे लिए
जो विधानसभा में जाएंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। भाजपा अगर जनता के काम नहीं करती है, अपने किए हुए वादों से पीछे हटती है, तो आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर बैठेंगे, जनता के काम नहीं रुकने देंगे। जिस दिल्ली को 10 साल से 100 दिन का टारगेट बीजेपी ने सेट कर लिया और यमुना नदी की सफाई जो अब तक नहीं हो पाई उसका काम भी शुरू हो गया है, फिर कैसे दिल्ली की जनता के सामने दिखा पाएंगे? तो आपको ये बात, पूजा जी, आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि जो यमुना की सफाई 10 साल से भाजपा हमें करने नहीं दे रही थी, करने क्या 8500 करोड़ रुपए आपको दिए गए थे हुड्डा जी? 8500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पैसों का क्या किया? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सरकार आती है दिल्ली में, हुड्डा जी, वो 8500 करोड़ रुपए कहाँ गए? यमुना मैया की सफाई के लिए जो पैसे दिए गए थे वो पैसे कहाँ गए? पार्टी के टाइम में कोई काम एलजी करने नहीं देता सर, चाहे वो यमुना की तो जब हुड्डा जी आपको ये मालूम था कि एलजी की ओर से कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, अगर हमें ये पहले से मालूम हो कि हमारी हार हो जाएगी, तो क्यों ना हम उस परीक्षा में तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करके जाए कि उस परीक्षा में फेल होने का कोई सवाल ही ना खड़ा हो। तो अगर आपको मालूम था कि एलजी करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, भाई इसका असर जनता पर पड़ सकता है और इसका असर परिणाम हार के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं, हार एक बहुत बड़ा टैग है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी आखिर इस प्रकार से मेहनत क्यों नहीं की गई कि लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी हारती और आम आदमी पार्टी के हाथ जीत लगता? अगर इतनी मेहनत की ही थी तो देखिए, आम आदमी पार्टी पहली दफा विपक्ष में बैठी दिल्ली में, 10 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बनी है। मानते हैं हम कि इस बार दिल्ली में हम नहीं जीते, लेकिन इससे कतई ये मतलब नहीं कि दिल्ली के हमने किसी भी तरीके से कहीं काम रोके हो या दिल्ली के लिए मेहनत नहीं करी हो। दिल्ली भाजपा को बनी बनाई मिल रही है, उसके बाद भी अगर वो नहीं चला पाते तब जनता उनसे जवाब देगी और जनता 5 साल दे रही है भाजपा को अपने आप के साथ। आनंद जी के पास जाना चाहूंगी। आनंद जी बोलिए। आनंद जी पूजा जी, देखिए, पहली बात तो हुड्डा जी ने ये कहा कि जो मैंडेट नहीं मिला है, तो हुड्डा जी ये मैंडेट दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये आपने नहीं दिया है। ये दिल्ली की देवधुर जनता ने हमें ये मौका दिया है और 27 वर्षों बाद हमारा वनवास खत्म हुआ है। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बन रही है और दिल्ली की जनता को जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें चुनौती जो मिली है इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो 11 वर्षों से आपकी सरकार थी, इस सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। जब ये 2013 में सरकार आई थी तो दिल्ली का बजट प्रॉफिट में होता था और आज दिल्ली का बजट माइनस में चला गया। पावर में आए हैं, को पूरा करना और दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएगी। एक बात मुझे बताइए, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल हर जगह 4 लोगों के बीच जब हम बैठते हैं तो इस सवाल का जिक्र जरूर होता है। ठीक है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुन लिया, 27 साल का वनवास खत्म हुआ, लेकिन क्या बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चेहरा चुनने का अधिकार वाकई आरएसएस के पास होता है? बिल्कुल नहीं। आरएसएस हमारे किसी भी ऐसे राजनीतिक में कोई भी गतिविधियों में वो शामिल नहीं होती है। आरएसएस का अपना काम है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पूजा जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, ये दिल्ली की जनता भी जानती है, ये दिल्ली के तमाम 48 विधायक भी जानते हैं कि हम ही में से एक मुख्यमंत्री होगा और इस प्रदेश का नवनिर्माण करेगा। हुड्डा जी जरा शांति, हुड्डा जी जरा शांति, शांति। हुड्डा जी हो गया आपका, हुड्डा जी हो गया आपका, ऑफिस से डिसाइड होगा कि आपका सीएम कौन है। हुड्डा जी हो गया आपका, हो गया। जो हुक्म देता है उसकी आप लोग आप बोलिए। मंजूरी करते हैं। हुड्डा जी शांत नहीं होंगी। हुड्डा जी जो काम आपने नहीं किया वो आपने एलजी पे लाद दिया। जब सैलरी बढ़ाई तो एलजी ने पास कर दी। जब आपने 500 करोड़ का बजट का पास किया आम आदमी पार्टी, वो एलजी ने पास कर दिया। जिस काम को आप कर नहीं पाए वो एलजी पे लाद दो आप। ऐसा नहीं, ठीक है एलजी, अभी अब आनंद जी ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, मान लिया हमने, लेकिन
तमाम चीजें एलजी पद्मनाभ हो, जो शीला जी ने दिल्ली आपको दुल्हन बना के दी थी, आज कांटों का झाड़ बना के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दिया है। किस तरीके से गड्ढों की बात अरविंद केजरीवाल जी ने हाथी सीधे गई, सबको मान ऐसी दिल्ली नहीं थी। दिल्ली को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो आम आदमी पार्टी का हाथ है। उसने किस तरीके झूठे वादे किए, दिल्ली वालों को बरगलाया और दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। डर इस बात का सत्ता रहा है उनको कि उनके जो कारनामे हैं वो उजागर होंगे और परेशान हो रहे हैं इस बात से लेकर आम आदमी के लोग। इस बात का उनको गम नहीं है कि भाजपा जीत गई है। कांग्रेस का अपना क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड सीधा सीधा ये है कि हम दिल्ली की जनता के साथ, जब आपकी सरकार थी जब भी जनता के साथ खड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी उनके साथ उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। दिल्ली की जनता को अब बर्बाद इनके हाथों से नहीं होने देंगे। जो गंदा पानी मिला उसकी आवाज हमने उठाई, जो सड़कें टूटी वो ली हमने उठाई, शराब घोटाला आपने किया कांग्रेस पार्टी ने उठाई। हम भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी गलत उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, सड़कों पे खड़े होंगे। हम आम आदमी पार्टी नहीं है जो कहे शीला जी ने करप्शन किया था उसी को अरविंद केजरीवाल जी के। शीला जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी, शीला जी ने बहुत काम किया। ये वो झूठी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने 12 के अंदर जो झूठ बोला आज तक झूठ में लगी पड़ी है। अच्छा देखिए, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारना होगा कि सिर्फ शीला दीक्षित का ही नहीं बल्कि दिल्ली में कांग्रेस का दौर भी अब गया। चाहे कड़वी लगे बात, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस का दौर अब जा चुका है और अब शुरुआत आम आदमी पार्टी की है। अब शायद विपक्ष में रहते हुए अगर कुछ कर लिया जाए तो आगे ये हो सकता है कि जो सपना देखती आम आदमी पार्टी वो पूरा हो सके। लेकिन अब जब एक बार सत्ता बीजेपी के हाथ लगी है तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि बीजेपी सत्ता को हाथ से जाने देगी। निपुण जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चर्चा ये भी हो रही है प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता, ये दो नाम रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। अगर कोई मेल यानी कि पुरुष अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो हो सकता है वो प्रवेश वर्मा हो। इसके अलावा अगर कोई महिला बनी तो रेखा गुप्ता, ये एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्या ये समझा जाए कि दिल्ली में इस बार वाकई बाकी राज्यों में जो चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री चुना गया उससे कुछ बहुत अलग देखने को मिलेगा और एक महिला मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी बीजेपी की ओर से? देखिए, जैसे हम बीजेपी की कार्यशैली को देखते आए हैं तो बीजेपी के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रवेश वर्मा जी हैं निश्चित रूप से एक बड़े ही कदावर नेता बीजेपी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे समीकरणों को साधते हुए बीजेपी शायद किसी महिला चेहरे की ओर जाना ज्यादा पसंद करती है। क्योंकि बीजेपी के पास अभी हम देखें सभी राज्यों में अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य में उनका महिला चेहरा उनके पास नहीं, तो वो एक महिला चेहरे को, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर दिल्ली में क्या किया है, बीजेपी को वोट किया है। बिहार का चुनाव भी है, बिहार के चुनाव में जैसे महिलाओं का पूरा समर्थन मिलता है, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को हो या आपका बीजेपी को, तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हैं कि प्रवेश वर्मा जी के साथ मुझे जो लगता है। चलिए, ठीक है, आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सस्पेंस एक ऐसी सिक्योरिटी है बीजेपी की जिसमें सेंध लगा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और ये तभी पता चलेगा जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन फिलहाल अब भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर इतने नामों के बीच कौन सा वो एक नाम होगा जिस पर फाइनल मुहर लग जाएगी और वो दिल्ली का सीएम बन जाएगा। क्या महिला होंगी या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सवाल का जवाब आपको 20 तारीख को जरूर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।